सोच के देखिए 3 जनवरी 2026 एक ऐसी तारीख जिसने समझ लीजिए पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में एक तूफान ला दिया। एक देश की स्पेशल फोर्सेस दूसरे देश में घुसती हैं और सीधे वहां के प्रेसिडेंट को ही उठा लेती हैं। नहीं नहीं, ये किसी एक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत थी। तो चलिए इस पूरी सनसनीखेज घटना की हर परत को खोलते हैं। और इस सब की शुरुआत हुई अमेरिकी राष्ट्रपति के एक बिल्कुल सीधे और साफ ऐलान से। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को बताया कि अमेरिका ने न सिर्फ वेनेजुएला पर बल्कि सीधे उसके लीडर पर एक बड़ा हमला किया है। सोचने वाली बात है, ये कोई आम डिप्लोमैटिक बयान नहीं था, ये तो सीधा सीधा एक ऐलान जंग जैसा था। तो जाहिर है इस एक बयान ने पूरी दुनिया के सामने दो बड़े सवाल खड़े कर दिए। पहला कि आखिर ये सब हुआ कैसे, मतलब एक देश की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो ऐसा कुछ कर दे। और दूसरा, जो शायद उससे भी बड़ा सवाल था, कि अब आगे क्या होगा। इन्हीं दो सवालों के जवाब इस पूरी कहानी का कह सकते हैं दिल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मेन इवेंट की जिसने सबको बिल्कुल हैरान कर दिया था, एक प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी। हाँ, उसी दिन 3 जनवरी को अमेरिकी सेना की सबसे एलीट, सबसे खास यूनिट डेल्टा फोर्स वेनेजुएला की राजधानी कराकस में दाखिल होती है और वहां जाकर सीधे उनके प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लेती है। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन बिल्कुल नहीं था, ये एक बहुत बहुत बड़ा और हिम्मत वाला या कहूं दुस्साहसी कदम था। लेकिन एक मिनट, ये ऑपरेशन अचानक रातों रात नहीं हो गया, बिल्कुल नहीं। कराकस तक पहुंचने की ये जो जमीन थी ना, वो पिछले पूरे 1 साल से तैयार की जा रही थी। धीरे धीरे हर महीने तनाव बढ़ता जा रहा था और पूरी दुनिया बस देख रही थी। इस पूरी कहानी की स्क्रिप्ट आप समझिए 1 साल पहले लिखी जानी शुरू हो गई थी। जनवरी 2025 में सबसे पहले ड्रग कार्टेल्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का लेबल दे दिया गया। फिर अगले ही महीने लैटिन अमेरिका के 8 बड़े क्राइम ऑर्गेनाइजेशंस को आतंकवादी घोषित कर दिया। अगस्त आते आते अमेरिकी जंगी जहाज वेनेजुएला के पास समंदर में आ खड़े हुए। फिर अक्टूबर में CIA को वहां खुफिया ऑपरेशंस की इजाजत मिल गई। और सबसे अजीब मोड़ तब आया जब 1 जनवरी को मादुरो ने कहा, चलो बात करते हैं। और ठीक 2 दिन बाद अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च कर दिया। कमाल है। व्हाइट हाउस ने तो दुनिया को यही बताया कि भाई ये तो ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, एक जंग है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि अमेरिका की अपनी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बात से सहमत नहीं थीं। उनका कहना था कि इसके कोई पक्के सबूत नहीं है कि मादुरो की सरकार इन कार्टेल्स के साथ मिली हुई है। मतलब सरकार के अंदर ही इस बात पर मतभेद था। तो ठीक है, अब सीधे चलते हैं इस मिलिट्री ऑपरेशन की डिटेल्स में। नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। जरा इस मिशन के स्केल को इमेजिन कीजिए। एक साथ 20 अलग अलग मिलिट्री बेस से 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हवा में हैं। हेलीकॉप्टर समंदर से बस 100 फीट ऊपर उड़ रहे हैं ताकि रडार की पकड़ में ना आ सके। ऊपर से ड्रोन्स, बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स वेनेजुएला के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को बेसिकली अंधा कर देते हैं। और फिर इस पूरे शोर शराबे के बीच डेल्टा फोर्स की टीम मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को सीधे उनके घर से उठा लेती है। ये ताकत का एक जबरदस्त खुला प्रदर्शन था। अब ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन इसके बाद जो बहस छिड़ी वो शायद ऑपरेशन से भी बड़ी थी। सवाल सीधा सा था, क्या ये एक मुजरिम को पकड़ने की कानूनी कार्रवाई थी या फिर ये एक आजाद देश पर सीधा हमला था? यहां पर ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक तरफ अमेरिका का कहना था कि देखिए, मादुरो एक इंडिक्टेड क्रिमिनल हैं, वेनेजुएला एक नार्को स्टेट बन चुका है और हम तो बस कानून का पालन करवा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इंटरनेशनल लॉ के नजरिए से देखते हैं तो ये पूरी तस्वीर ही पलट जाती है। वहां के हिसाब से किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट को इम्यूनिटी हासिल होती है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये उस देश की सॉवरेनिटी, उसकी आज़ादी का उल्लंघन है। और ये कोई लॉ एनफोर्समेंट नहीं, बल्कि ये एक मिलिट्री एग्रेशन है। मतलब एक ही घटना, लेकिन दो बिल्कुल ऑपोजिट मतलब। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं था। वहां के जो वॉर सेक्रेटरी थे, पीट हैग्सेथ, उनका बयान तो और भी सीधा था। उन्होंने कहा, ही एफ्ड अराउंड एंड ही फाउंड आउट। मतलब साफ था, उसने पंगा लिया और अब नतीजा भुगत रहा है। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, अमेरिका से टकराओगे तो यही अंजाम होगा। लेकिन ठीक इसी वक्त यूनाइटेड नेशन से एक बिल्कुल अलग और बहुत चिंता भरी आवाज आई। UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसे अमेरिका की ताकत नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इसे एक डेंजरस प्रेसिडेंट यानी एक खतरनाक मिसाल बताया।
एक ऐसी मिसाल जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकती है। और जैसा कि ऐसी सिचुएशंस में होता है, पूरी दुनिया भी फटाफट दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ थे रूस और ईरान जैसे देश, जिन्होंने साफ साफ इसे अमेरिका की आर्म्ड अग्रेशन या सशस्त्र आक्रामकता कहा। वहीं दूसरी तरफ थे इजराइल जैसे अमेरिकी सहयोगी, जिन्होंने स्ट्रॉन्ग एक्शन की तारीफ की। ये मामला इतना गंभीर हो गया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को फौरन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। तो ऑपरेशन खत्म हो चुका था, मादुरो गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। इसके बाद जो हुआ, उसने न सिर्फ वेनेजुएला को बल्कि पूरी दुनिया को एक अनिश्चित, एक अनसर्टेन फ्यूचर की तरफ धकेल दिया। लेकिन इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा के बीच उस इंसानी त्रासदी को समझना बहुत जरूरी है जो पहले से ही वहां चल रही थी। इस ऑपरेशन से पहले ही मादुरो के राज में 80 लाख, जी हाँ 80 लाख लोग वेनेजुएला छोड़कर भाग चुके थे। ये दुनिया के सबसे बड़े फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट्स में से एक था। तो ये ऑपरेशन एक तरह से उस जलते हुए देश पर पेट्रोल छिड़कने जैसा था। इस एक घटना का असर 3 अलग अलग लेवल्स पर देखने को मिला। सबसे पहले वेनेजुएला के अंदर वहां एक पावर वैक्यूम, यानी सत्ता का एक खालीपन सा बन गया। एक तरफ वाइस प्रेसिडेंट ने खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन कहने लगा कि उनका जीता हुआ उम्मीदवार ही असली लीडर है। फिर वर्ल्ड स्टेज पर ईरान, चीन और रूस को एक बिल्कुल क्लियर सिग्नल गया कि अमेरिका अकेले, बिना किसी की परवाह किए कोई भी कदम उठा सकता है। और तीसरा असर हुआ खुद अमेरिका के अंदर। वहां इस बात पर आग लग गई कि क्या प्रेसिडेंट के पास कांग्रेस से पूछे बिना इतना बड़ा एक्शन लेने का अधिकार भी था या नहीं। और इस सारी कानूनी और पॉलिटिकल बहस के बीच अचानक से एक और चीज सामने आई, तेल। जी हां, ऑयल। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्द ही ऐलान कर दिया कि वो अमेरिकी ऑयल कंपनियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं ताकि वेनेजुएला में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। इससे जाहिर है इस पूरे ऑपरेशन के पीछे की आर्थिक मंशा पर भी बड़े बड़े सवाल उठने लगे। तो आखिर में हम सब इस एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं, कानून और जंग के बीच की वो जो पतली सी बारीक सी लाइन होती है, वो आखिर है कहाँ। जब एक देश अपने सबसे खास कमांडो, अपने फाइटर जेट्स, सब कुछ किसी दूसरे देश के लीडर को पकड़ने के लिए भेजता है, तो क्या वो कानून का पालन करवा रहा है या फिर वो एक जंग छेड़ रहा है। और शायद सबसे बड़ा सवाल, इस लाइन को खींचने का हक आखिर किसके पास है। ये वो सवाल है जिसका जवाब इस घटना ने हमेशा के लिए हवा में छोड़ दिया है।